चलिए आज एक ऐसे शख्स की कहानी को समझते हैं जिसका नाम एक ही वक्त में सत्ता और आतंक दोनों के लिए जाना जाता था। ये कहानी है अतीक अहमद की। ये सवाल ही अतीक अहमद की पूरी कहानी का सार है। सोचिए, एक आदमी जिस पर सरेआम बम फेंकने के इल्जाम हों, वही आदमी संसद में बैठकर देश की किस्मत का फैसला कर रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? इस पूरी उलझी हुई कहानी को सुलझाने के लिए हम इसके हर पहलू को करीब से देखेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक मामूली चोर जुर्म की दुनिया का सरगना बना, कैसे उसने ताकत और सियासत का एक खतरनाक साम्राज्य खड़ा किया, वो कौन सी एक जानलेवा गलती थी जो उसके पतन का कारण बनी, और आखिर में हम उस सवाल पर आकर रुकेंगे जो आज भी कायम है। तो चलिए शुरू करते हैं अतीक अहमद के इन दो बिल्कुल अलग चेहरों को समझने से। एक चेहरा था माननीय सांसद का और दूसरा एक खूंखार गैंगस्टर का। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ वही अतीक अहमद संसद में भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डाल रहा था, और दूसरी तरफ उसी पर गलियों में बम फेंकवाने के आरोप थे। एक तरफ वो उस फूलपुर सीट से सांसद था जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे, और दूसरी तरफ उस पर 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस चल रहे थे। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक आदमी जुर्म और सियासत की सीढ़ियां इतनी तेजी से कैसे चढ़ गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्रयागराज की उन गलियों में जहां ये कहानी शुरू हुई थी। अतीक का सफर किसी महल से नहीं, बल्कि एक गरीब तांगा चलाने वाले के घर से शुरू हुआ। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा तो स्कूल छूट गया और गुजारे के लिए मालगाड़ियों से कोयला चुराने का काम शुरू हो गया। लेकिन ये तो बस पहली सीढ़ी थी। बहुत जल्द छोटी मोटी चोरियों की जगह ले ली हत्या जैसे संगीन इल्जामों ने। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसने उस दौर के सबसे कुख्यात गैंगस्टर चांद बाबा का हाथ थामा। उसने चांद बाबा से ही जुर्म के सारे दाव पेच सीखे, और फिर उसी चांद बाबा को पहले चुनाव में हराया, और कुछ ही वक्त बाद चांद बाबा का कत्ल हो गया। अब प्रयागराज में एक ही नाम था, अतीक अहमद। अपने सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटाने के बाद अतीक का रास्ता बिल्कुल साफ था। अब उसने जुर्म की दुनिया को एक नए और उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हथियार से जोड़ दिया, और वो हथियार था राजनीति। और मानना पड़ेगा, सियासत के इस खेल में वो उस्ताद निकला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार 6 बार चुनाव जीता। कभी विधायक तो कभी सांसद। मतलब 15 साल से भी ज्यादा वक्त तक उसने जुर्म और सियासत दोनों पर एक छत्र राज किया। तो उसका फॉर्मूला क्या था? असल में ये 4 चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल था। पहला, डर, जिससे वो वसूली और जमीन पर कब्जे करता था। दूसरा, राजनीति, जिससे उसे कानूनी कवच मिलता था। तीसरा, एक रॉबिनहुड वाली इमेज, ताकि आम लोगों का समर्थन मिले। और चौथा, एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम, जहां वो खुद ही जज होता था और खुद ही फैसला सुनाता था। और ऐसे ही लोगों के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, बाहुबली। बाहुबली यानी वो शख्स जिसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि कानून भी उसके सामने बेबस नजर आए, जिसके डर से कोई उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक न कर सके। और अतीक अहमद इस परिभाषा पर बिल्कुल फिट बैठता था। लेकिन कहते हैं ना, जब ताकत का नशा सिर पर चढ़ता है तो इंसान कोई न कोई बड़ी गलती कर ही बैठता है। अतीक के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अनजाने में ही उसके अंत की कहानी लिख दी। बात है 2005 की। एक विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोलियों से भुनकर हत्या कर दी गई। ये कोई आम जुर्म नहीं था, ये सिस्टम को खुली चुनौती थी। और इसी हत्याकांड ने एक ऐसे शख्स को सामने ला खड़ा किया जो आने वाले सालों में अतीक के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। एक गवाह जिसका नाम था उमेश पाल। कई सालों तक ये मामला फाइलों में ही दबा रहा। अतीक को लगा हमेशा की तरह वो इस बार भी साफ बच जाएगा। लेकिन फिर वक्त बदला, सूबे की सरकार बदली और इस केस की फाइल से धूल हटने लगी। और इसके साथ ही शुरू हुआ अतीक के साम्राज्य का तेजी से पतन। इस आग में घी का काम किया उसी मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या ने। फरवरी 2023 में उमेश पाल को सरेआम बम और गोलियों से मार दिया गया। इस घटना ने पूरे सिस्टम को हिला दिया, और अगले ही दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खुलेआम ऐलान किया, इन सबको मिट्टी में मिला देंगे। और इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन फिल्म जैसा था। यूपी पुलिस ने एक के बाद एक एनकाउंटर करने शुरू कर दिए।
सिर्फ 48 दिनों के अंदर अतीक के गैंग के शूटर, उसके करीबी और यहाँ तक कि उसका बेटा असद भी एक-एक कर मारे गए। और इस सब के बीच एक अजीब सी बात हुई। जिस आदमी पर 100 से ज्यादा केस थे और जिसे कभी कोई सजा नहीं हुई थी, उसे पहली बार और आखिरी बार एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विडंबना देखिए, एक तरफ उसका साम्राज्य गोलियों से ढहरा था और दूसरी तरफ कानून अपना काम कर रहा था। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स किसी अदालत के फैसले से नहीं, बल्कि सड़क पर कैमरों के सामने गोलियों की आवाज से लिखा जाना था। और इस अंत ने अपने पीछे एक बहुत बड़ा और असहज करने वाला सवाल छोड़ दिया। जो हुआ वो न्याय था या बदला? तारीख थी 15 अप्रैल 2023। अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस मेडिकल के लिए ले जा रही थी। चारों तरफ मीडिया के कैमरे थे और तभी पत्रकार बनकर आए 3 हमलावरों ने लाइव टीवी पर पूरे देश के सामने दोनों को गोलियों से भून दिया। कहने को तो हमलावरों ने कहा कि वो मशहूर होने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं लगती। कई सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले, जैसे इन मामूली लड़कों के पास लाखों की विदेशी पिस्टलें कहाँ से आईं? इन तीनों ने जो अलग-अलग शहरों से थे, एक साथ मिलकर ये सब प्लान कैसे किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन्हें ये सटीक जानकारी किसने दी कि अतीक को कब और कहाँ लाया जाएगा? अतीक अहमद की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बुनियादी सवाल छोड़ गई है। जब कोई अपराधी सिस्टम से भी बड़ा हो जाए, तो न्याय और बदले के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ पर खत्म हो जाती है? और क्या कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे वो खुद स्टेट ही क्यों ना हो? ये सवाल सोचने वाला है।